आइए आज हम बात करते हैं नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की, जिसको हम आरडीएस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए इसमें बताया गया कि सर्फेक्टेंट डिफिशिएंसी, इसमें सर्फेक्टेंट की डिफिशिएंसी हो जाती है। तो सर्फेक्टेंट की डिफिशिएंसी होगी तो हमको ये सारी परेशानी देखने को मिलेगी। तो देखिए सर्फेक्टेंट के बारे में हम यहाँ पिछली वीडियो में एल्वुलर सेल टाइप में अच्छे से बता दिए कि टाइप 2 न्यूमोसाइट्स ये सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन करते हैं और ये सर्फेक्टेंट का रोल क्या होता है ये सारा हम यहाँ बता दिए। यही यहाँ पे एक बार फिर से रिकॉल करा दिया गया कि देखिए सर्फेक्टेंट डिफिशिएंसी हो जाएगी जिसकी वजह से इंक्रीज सरफेस टेंशन, तो ये सरफेस टेंशन इनका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से एल्वलाई क्या होंगी, ये कोलैप्स होना चाहेंगी। ठीक है, क्योंकि सर्फेक्टेंट का जो रोल होता है, ये सर्फेक्टेंट सरफेस टेंशन को डिक्रीज करते हैं और जब सर्फेक्टेंट नहीं है तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी। तो यही यहाँ बताया गया कि सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से एल्वुलर कोलैप्स, तो एल्वुलाई जो होंगी ये कोलैप्स हो जाएंगी। अब जब एल्वुलाई कोलैप्स हो जाएंगी ना, तो हमको देखिए एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा, तो एक्सरे में हमको देखने को मिलेगा ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि हम बताएं देखिए यहाँ पे जब हम नॉर्मल एक्सरे करते हैं तो इसमें एल्वुलाई क्या होती है, एल्वुलाई ऐसे हैं। ठीक है, तो एल्वुलाई जब ऐसे हैं तो यहाँ पे देखिए एयर है। ठीक है, तो जब एयर फील्ड है इसमें, तो एयर जो होती है ये रेडियो ल्यूसेंट होती है एयर। ठीक है, तो जो एयर रेडियो ल्यूसेंट हुई तो ज़्यादा रेज जो है एयर से पास पाएगी एक्सरे की, इस वजह से यहाँ पे हमको डार्क देखने को मिलता है। नॉर्मल कंडीशन में हमको जो एक्सरे की पूरी फाइंडिंग है हमको पूरी डार्क देखने को मिलती है एक्सरे की, क्योंकि यहाँ पे एल्वुलाई है। लेकिन आरडीएस की कंडीशन में क्या होता है कि ये एल्वुलाई कोलैप्स हो जाती है। अब जो एल्वुलाई कोलैप्स हो गई तो यहाँ पे एयर नहीं है, जब एयर नहीं है तो यहाँ पे हमको रेडियो ओपेक कंडीशन देखने को मिलेगी जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए हमको व्हाइट व्हाइट कंडीशन देखने को मिलेगी। इसी को हम बोलते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। ठीक है, तो ये ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हमको देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर रिस्क फैक्टर की बात की गई तो इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है ये प्रीमेच्योरिटी। ठीक है, तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये प्रीमेच्योरिटी है। 34 वीक से पहले अगर बर्थ हो रही है तो यहाँ पे हमको आरडीएस देखने का चांस मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम बहुत अच्छे से मॉनिटर करते हैं। ये पहला कॉज हुआ। और दूसरा कॉज क्या है, डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेग्नेंट फीमेल में अगर डायबिटीज़ है तो इस कंडीशन में भी हमको आरडीएस देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है कि जब डायबिटीज़ होगा तो फीमेल में हाइपरग्लाइसीमिया होगा और हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से प्लासेंटा के थ्रू ग्लूकोज फीटस में भी जाएगा, तो फीटस में भी हमको हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। लेकिन फीटस में इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट होगा और ज़्यादा इंसुलिन सिक्रेट होगा इस हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने के लिए। अब ये इंसुलिन क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है सर्फेक्टेंट के प्रोडक्शन को। जब सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन कम हो गया इस वजह से हमको सर्फेक्टेंट कम देखने को मिलेगा, इसी वजह से हमको आरडीएस देखने को मिलेगा। ये दूसरा मैकेनिज्म हुआ। और तीसरा क्या है, सी सेक्शन। ठीक है, जिसको हम LSCS बोलते हैं। ठीक है, लोअर सेगमेंट सीजन सेक्शन। तो इसमें हमको देखने को मिलता है, क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए डिक्रीज रिलीज ऑफ फीटल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जब हम सी सेक्शन करते हैं तो फीटल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इसका रिलीज कम हो जाता है। और कम क्यों होता है, क्योंकि जब हम वजाइनल बर्थ कराते हैं ना, तो वजाइनल बर्थ में वजाइनल कैनाल से फीटस आता है ना, तो ये स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। और इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से फीटस जो होता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लंग को मेच्योर कर देते हैं। ठीक है, तो लंग को मेच्योर कर देंगे यानी सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन सी सेक्शन में ऐसा कुछ होता नहीं है, इस वजह से फीटल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम हो जाएंगे या सिक्रेट नहीं होंगे, इस वजह से हमको आरडीएस देखने को मिलेगा। तो ये तीनों का मैकेनिज्म हो गया। और उसका फिर हम ट्रीटमेंट की बात किए तो देखिए ट्रीटमेंट में हम मैटरनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बिफोर बर्थ, तो बर्थ से पहले हम मैटरनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं। क्यों मैटरनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं, ताकि फीटस का लंग जो है ये मेच्योर हो जाए, सर्फेक्टेंट अच्छे से प्रोड्यूस हो जाए। तो इस वजह से हम इसको हम अच्छे से मॉनिटर करते हैं। अगर आरडीएस का चांस है तो हम फौरन मैटरनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देते हैं। लेकिन अगर फीटस बॉर्न हो गया, न्यू बॉर्न में हम देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम एक्सोजिनस सर्फेक्टेंट फॉर इन्फेंट, इन्फेंट में हम एक्सोजिनस सर्फेक्टेंट देंगे। अब ये एक्सोजिनस सर्फेक्टेंट हम क्यों देंगे, तो यहाँ पे देखिए हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं जो कि पीडिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो आरडीएस को मॉनिटर किससे करते हैं, तो देखिए 2 स्कोर बनाते हैं, एक सिल्वरमैन स्कोर और दूसरा डाउनिज स्कोर। ठीक है, तो इन दोनों के जरिए हम आरडीएस को मॉनिटर करते हैं। दोनों में 5 पैरामीटर होते हैं और 5 पैरामीटर में मैक्सिमम 10 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 10 पॉइंट होते हैं और जब हम इसको मॉनिटर करते हैं ना, इसको नापते हैं, तो देखिए अगर 5 से कम है तो इसको माइल्ड आरडीएस बोलते हैं और 5 से 7 के बीच में है तो इसको हम मॉडरेट आरडीएस बोलते हैं और 7 से ज़्यादा है तो इसको हम सीवियर आरडीएस बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों हम यूज़ करते हैं। ये सिल्वरमैन स्कोर ये सिर्फ प्री टर्म के लिए यूज़ किया जाता है और ये प्री टर्म और टर्म दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये पीडिया का टॉपिक है, इस वजह से यहाँ डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। तो इसके जरिए हम यहाँ पे देखते हैं कि मॉडरेट है या सीवियर है, माइल्ड है। तो माइल्ड है तो हमको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉडरेट या सीवियर है तो यहाँ पे हम जो है एक्सोजिनस सर्फेक्टेंट देते हैं इन्फेंट में। और एक्सोजिनस सर्फेक्टेंट देने का रूट हमारा क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हम एक्सोजिनस सर्फेक्टेंट जो देते हैं इसको हम बोलते हैं सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो एसआरटी हम करते हैं और एसआरटी के लिए हम एंडोट्रेकियल ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटुबेशन हम करते हैं और यहाँ पे जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं इंश्योर। तो इंश्योर ये देखिए हम बताएं क्या कि इनसे हो गया, हम सबसे पहले
इंट्यूबेशन करेंगे। इंट्यूबेशन कर दिए, इंट्यूबेशन करने के बाद ट्यूब लंग्स तक पहुंच गई। अब उसके बाद हम सर्फेक्टेंट को अंदर रिलीज करेंगे लंग्स में, उसके बाद हम एक्सट्यूबेशन करेंगे, ठीक है। एक्सट्यूबेशन हो गया तो यहाँ क्या ट्यूब बाहर आ गया, तो ये इसकी टेक्निक हुई। और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन थेरेपी की बात की गई, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी की बात की गई। तो यहाँ पे देखिए बहुत शॉर्ट में बता दिया गया, इसको थोड़ा सा हम और उसमें बताएं। यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि अगर हम थेराप्यूटिक सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे रहे हैं ना, तो अगर ये एक्सेस हो जा रहा है तो हमको ये RIB देखने को मिलता है। तो हम थेराप्यूटिक सप्लीमेंटल ऑक्सीजन कब यूज़ करते हैं ये हम बता दें। तो देखिए RDS की कंडीशन कब होती है, जब प्रीमेच्योर बर्थ होती है। तो प्रीमेच्योर बर्थ यानी प्री टर्म बर्थ हो रही है, इसमें RDS की कंडीशन देखने को मिलती है। और अगर प्री टर्म बर्थ हो रही है और इसमें SpO2 ये 20 to 30% के बीच में है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ठीक है। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी करेंगे। और सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी में ऐसा नहीं कि हम फौरन बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन दे देंगे, हमारा एम होता है कि हम 10 मिनट के ड्यूरेशन में हम इसको 100% अचीव करें, ठीक है। ये नहीं कि हम फौरन दिए और फौरन 1 मिनट के अंदर हम इसको 100% अचीव कर लें, क्योंककि ये ऑक्सीजन जो होता है ये बहुत टॉक्सिक होता है, आगे हम बताते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो टेक्निक होता है कि इस टाइम पे हम शुरू करेंगे और 1 मिनट में हम लगभग 60 से 65% तक सोचते हैं ऑक्सीजन हो जाए SpO2, और 10 मिनट पे कहीं जाके ये 95 to 100% हो, ठीक है। तो ये धीरे धीरे करते हैं। अब धीरे धीरे क्यों करते हैं, देखिए हम यहाँ पे बता दें कि देखिए थेराप्यूटिक सप्लीमेंटल ऑक्सीजन कैन रिजल्ट इन, अगर ऑक्सीजन एक्सेस हो गया ना, बहुत ज़्यादा एक साथ ऑक्सीजन दे दिए, तो क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए रेटिनोपैथी हमको देखने को मिलेगी। क्यों रेटिनोपैथी देखने को मिलेगी, क्योंकि हाइपर ऑक्सिया जो है ना, ये हाइपर ऑक्सिया ये रेटिना को डैमेज कर देगा, और जब रेटिना को डैमेज कर देगा तो हमको रेटिनोपैथी देखने को मिलेगी। इस वजह से हमको ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा। इसी वजह से हम बता रहे हैं कि इसको जब हम शुरू करते हैं तो 20 to 30% के बीच में तो शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हम 10 मिनट के ड्यूरेशन में इसको अचीव करते हैं, ये चीज़ हुई। और उसके बाद देखिए इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हमको देखने को मिलेगा। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि जर्मिनल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए ये जर्मिनल मैट्रिक्स हम बता रखे हैं। जर्मिनल मैट्रिक्स कहाँ होता है, ये लेटरल वेंट्रिकल के पास। और ये जर्मिनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये वेसल्स होती हैं, इमेच्योर वेसल्स, जो प्री टर्म बेबी में होती है। जिस तरह से बेबी मेच्योर होता है ये डिसअपियर हो जाती हैं। तो ये जर्मिनल मैट्रिक्स या जर्मिनल वेसल्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं लेटरल वेंट्रिकल के पास। और जब हम ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देते हैं ना, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हमको देखने को मिलता है, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो हमको सेरिब्रल वेसल्स में देखने को मिलता है, इस वजह से यहाँ पे लीकेज का चांस ज़्यादा रहता है। तो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज का हमको चांस देखने को मिलता है अगर हम थेराप्यूटिक सप्लीमेंटल ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। और तीसरी चीज़ क्या है कि ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया हमको देखने को मिलेगा। ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि लंग इमेच्योर है, यहाँ पे भी जो वेसल्स है ये लीक करने का चांस रहेगा, इस वजह से हमको ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया देखने को मिलेगा। तो ये हो गया कि अगर हम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा दे देंगे तो हमको ये RIB देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हम बताएं। अच्छा, यहाँ पे हम RDS की बात किए, और अगर नॉर्मल बेबी है ना जिसमें RDS नहीं है, यानी टर्म बेबी है, तो टर्म बेबी में हम ऑक्सीजन थेरेपी नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि हम क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही इसको हम रिससिटेट करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हम बताएं। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे स्क्रीनिंग की बात की गई, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर फीटल लंग मेच्योरिटी। फीटल लंग मेच्योरिटी को हम स्क्रीन करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए लेसिथिन सफिंगोमाइलिन रेशियो इन एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड में हम लेसिथिन सफिंगोमाइलिन रेशियो को चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर ये 2 से ज़्यादा है तो यहाँ पता चलेगा कि लंग्स जो है ये हेल्दी है, यानी सर्फेक्टेंट अच्छे से डेवलप हो गए हैं। और अगर ये 1.5 से कम है लेसिथिन सफिंगोमाइलिन रेशियो, तो यहाँ पे हम नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये सस्पेक्ट करते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये देखिए ग्राफ दिखाया गया, इसको बता दें। ये देखिए ये हमारा लेसिथिन है, ठीक है। लेसिथिन देखिए यहाँ पे हम बताए थे कि ये पॉमिटाइल जो होता है ना, इसी को हम लेसिथिन बोलते हैं, ठीक है। तो पॉमिटाइल फॉस्फेटाइल को हम लेसिथिन बोलते हैं। तो लेसिथिन ये देखिए ये सर्फेक्टेंट का काम करता है। शुरू में लगभग रेशियो 1:1 होता है, ठीक है। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में 1:1 होता है, बल्कि शुरू में देखिए सफिंगोमाइलिन थोड़ा ज़्यादा ही था और लेसिथिन कम था, लेकिन यहाँ पे हम 1:1 का रेशियो शुरू में मानते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ में। फिर धीरे धीरे देखिए ये जो है लेसिथिन इंक्रीज होता है, ठीक है, और लेसिथिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है और सफिंगोमाइलिन ये कम होता है, ठीक है। ये देखिए ये है, और ये लेसिथिन और सफिंगोमाइलिन का ये रेशियो है, ठीक। तो देखिए ये 34 वीक तक या 35 वीक तक ये देखिए लेसिथिन जो होता है ये डबल हो जाता है और सफिंगोमाइलिन कम हो जाता है। इसी वजह से हमको 2:1 का रेशियो देखने को मिलता है, ठीक है। तो 2:1 या इससे ज़्यादा का जब रेशियो हमको देखने को मिलेगा तो पता चला कि लंग्स जो है मेच्योर हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए यही चीज़ बताई गई है। तो ये देखिए मेच्योर लेसिथिन सफिंगोमाइलिन एज, तो ये देखिए ये यहाँ पे देखिए मेच्योर लेसिथिन सफिंगोमाइलिन एज है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा ही होना चाहिए, यानी 2:1 का जो रेशियो है इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1:1 का आता है, ये एट रिस्क। यहाँ पे अगर डिलीवरी हो रही है तो यहाँ पे लेसिथिन और सफिंगोमाइलिन
का जो रेशियो होता है ये रिस्क पे होता है, ठीक है। यहाँ पे हमको आरडीएस का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, बल्कि 28 से पहले इंडिया में ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उसको बचा लें। यूएस वगैरह में है कि 20 वीक के बाद भी अगर इमरजेंसी डिलीवरी का चांस है तो हम वहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन इंडिया में 28 वीक के बाद ही हम यहाँ पे बच्चे को बचा पाते हैं। तो ये चीज़ हुई। और उसके अलावा देखिए हम क्या करते हैं, ये बात कर ली हम लेसिथिन सफिंगोमाइलिन की। और दूसरा क्या, फॉर्म स्टेबिलिटी इंडेक्स को हम यूज़ करते हैं, और सरफेक्टेंट एल्ब्यूमिन रेशियो, ये 3 तरह से हम यूज़ करते हैं, जिसमें से हम लेसिथिन सफिंगोमाइलिन रेशियो को प्रीफर करते हैं, और इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में हम बता दिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद देखिए परसिस्टेंटली लो ऑक्सीजन टेंशन। तो परसेंटली अगर लो ऑक्सीजन टेंशन है, अगर आरडीएस की वजह से ऑक्सीजन की टेंशन कम है, तो यहाँ पे रिस्क ऑफ पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरीओसिस की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लंग्स काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये डक्टस आर्टरीओसिस ये क्लोज नहीं हो पाएगी। इस वजह से पेटेंट डक्टस आर्टरीओसिस का चांस बहुत ज़्यादा बना रहता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये कंप्लीट हुआ। और इसमें देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताए थे, उसको जोड़ देते हैं। तो देखिए आरडीएस में हमको क्या देखने को मिलता है कि रेस्पिरेटरी रेट जो होता है ये 60 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली कितना होता है 40 टू 60, ठीक है। 40 टू 60 नॉर्मल होता है न्यूनेट्स में, लेकिन ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हम देखिए मॉनिटर किससे करते हैं बता दिए। और यहाँ पे देखिए ये आरडीएस या नियोनेटल आरडीएस को हम हयालिन मेम्ब्रेन डिजीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए ये आरडीएस जो है सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज जो है ये आरडीएस है। और मोस्ट कॉमन कॉज की अगर हम बात करें तो ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न ये मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक। तो ये हम यहाँ पे बता दिए कि नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न है, ठीक।